पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप पे बड़ी तब्दीली। तीनों ने मिलकर ऐलान किया है कि एक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसके तहत तीनों मुमालिक ज्वाइंटली अपने ताल्लुकात को एलिवेट करेंगे नेक्स्ट लेवल पर और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस होगी, इसमें पाकिस्तान और चाइना के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत के इस हवाले से क्या कंसर्न्स हैं और बांग्लादेश की भी कुछ मजबूरियां हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस खित्ते में ये तीनों मुमालिक क्या सक्सेसफुली एक कामयाब इत्तेहाद बना पाएंगे, क्या भारत को काउंटर करने का रास्ता हमवार हो चुका है और इस हवाले से क्या आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस होंगे। इस हवाले से तीनों ममालिक के टॉप ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई चाइना के साउथ वेस्टर्न सिटी कुनमिंग में, जो कि यूनान प्रोविंस का एक शहर है और इस सूबे की सरहदें म्यांमार, लाओस और वियतनाम से मिलती हैं और थोड़ा ही दूर भारत भी है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसी सूबे के ज़रिए चाइना वियतनाम के ज़रिए चाहता है कि बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी हासिल करे, तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आई हैं इस कनेक्टिविटी के हवाले से। और यहाँ पर इन तीनों ममालिक के टॉप ऑफिशियल्स इकट्ठे हुए हैं और फ्यूचर के हवाले से एक नया अलायंस बनाने की बात हुई है। इसमें चाइना के वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शामिल थे, पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने इस मीटिंग में शिरकत की। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें एक पैगाम दिया गया है हाथ ऊपर करके दोस्ती का और कोऑपरेशन का। इसमें पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ साथ पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, उन्होंने भी ऑनलाइन शिरकत की। इस पूरी दुनिया में एक वोलेटाइल सिचुएशन के दौरान इन तीनों ममालिक की मुलाकात क्या जाहिर करती है, जब हम देख रहे हैं कि हर जगह पर बहुत से चैलेंजेस पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म हुआ है, बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं चल रहे मोहम्मद यूनुस की हुकूमत में, और इसके अलावा चाइना और भारत के दरमियान भी चपकलिश जारी है। बांग्लादेश और भारत की बात करें तो दोनों ममालिक इस वक्त एक जबरदस्त कोल्ड वॉर की कैफियत में हैं, मीडिया वॉर्स हो रही हैं, बॉर्डर पर तनाज़ात चल रहे हैं, पानी के मसाइल हैं और इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार का एक मसला चल रहा है, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस हवाले से भारत के क्या कंसर्न्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्रिटिकल सिचुएशन में इन तीनों मुमालिक का एक दूसरे के साथ मिल बैठना और ट्राइलैटरल मैकेनिज्म कोऑपरेशन का आगाज करना, ये एक नई जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल का क़याम भी हो सकता है। पाकिस्तान ने ओपनली इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हम चाइना और बांग्लादेश के साथ डीपर कनेक्शन चाहते हैं और अपने ताल्लुकात को गहरा करना चाहते हैं हर फील्ड में, जिसमें कल्चरल टाइज हैं, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मेरीन साइंसेज, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। और इस हवाले से एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी शायद तश्कील दिया जाए जो इन डेवलपमेंट्स के हवाले से सारी नज़र रखेगा और सारी अपडेट देगा कि इन तीनों ममालिक के दरमियान डिफरेंट शोबों में जो कोऑपरेशन है उसकी क्या हकीकत है। अब इस हवाले से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का क्या ऑब्जेक्टिव है और पाकिस्तान की क्या थिंकिंग है, चाइना की अप्रोच, बांग्लादेश के कंसर्न्स और भारत के चैलेंजेस। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो ये तो हमने क्लियरली देखा कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हुए हैं बांग्लादेश के, और इसमें हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि बांग्लादेश की आवाम की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। इसलिए हम देख रहे हैं कि मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को भी बहाल किया गया है, ट्रेड भी बढ़ रही है, डायरेक्ट फ्लाइट रूट्स भी खोले जा रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं और हाई लेवल टॉक्स का भी आगाज हो चुका है, जिसको हमने इस वीडियो में देखा था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ तकरीबन 15 साल बाद बायलैटरल टॉक्स को बहाल किया और अब ये डेवलपमेंट एक अलायंस की जानिब इशारा करती है, जो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो पूरे खित्ते की गेम चेंज हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की बात करें तो उन्होंने चाइना के साथ भी मल्टीपल इंगेजमेंट्स की हैं, चाइना के विजिट्स किए हैं और वहाँ पर खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिन्होंने भारत को डिस्टर्ब किया था। जैसे उन्होंने इनवाइट किया चाइना को अपने रीजन में और उन्होंने कहा कि भारत की जो 7 स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो भी चाइना की कनेक्टिविटी से फ़ायदा उठा सकती हैं और बे ऑफ बंगाल से अपनी ट्रेड कर सकती हैं, क्योंकि हम इन समंदरों के निगहबान हैं।
मोहम्मद यूनुस के इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि भारत इतना ज़्यादा ऑफेंड हुआ कि उसने बांग्लादेश से ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन ली। यानी बांग्लादेश के ट्रेडर्स और हुकूमत को जो फैसिलिटी थी कि वो भारत की ड्राई पोर्ट्स इस्तेमाल कर सकती हैं और भारत के ट्रेड रूट्स को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, वो फैसिलिटी अब बांग्लादेश के पास नहीं रही भारत की जानिब से। इसके अलावा वो चाइना को इनवाइट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें डैम प्रोजेक्ट शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना एक मिलिट्री बेस पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चाइना और बांग्लादेश के साथ अलायंस पाकिस्तान का एक पुराना ख्वाब है, जो पाकिस्तान की इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। जिस तरह भारत ने हसीना वाजिद की हुकूमत को रोक के रखा हुआ था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल ना करें, पाकिस्तान को काफ़ी डिफ़िकल्टीज पेश आती थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। 60s में बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और उस वक्त पाकिस्तान और चाइना का अलायंस वजूद में आया था, उस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन थी कि पाकिस्तान भारत को काफ़ी तंग करने की पोजीशन में था, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर भी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी थी ईस्टर्न पाकिस्तान की वजह से, और चाइना ने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिए थे और कराकरम की पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने चाइना को एक बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट किया था। और उसकी मेन रीज़न ये थी कि चाइना की प्रेजेंस अगर वहाँ पर होती है तो पाकिस्तान और चाइना कभी किसी जंगी सिचुएशन में भारत पर मिलकर अटैक कर सकते हैं सियाचिन वाली साइड से। और उस वक्त हमने देखा था कि भारत की पहले जंग चाइना से हुई और उसके बाद पाकिस्तान से हुई, और उन जंगों में मार खाने के बाद भारत ने हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक इस्तेमाल की पाकिस्तान के खिलाफ, और ईस्टर्न पाकिस्तान में जो वहाँ के लोगों की रिजेंटमेंट थी उसको एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान के एक हिस्से को जुदा कर दिया। वो भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद भारत ने यही कोशिश की कि बांग्लादेश उनके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, जो वो रहा भी। लेकिन आप देखें जियोपॉलिटिक्स कितनी ब्रूटल चीज़ होती है। 50 साल बाद एक बार फिर वही सिचुएशन पैदा हो गई है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं और भारत के ख़राब हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये हर तरह से विन विन सिचुएशन है। एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी पाकिस्तान को मिल सकती है अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आ जाए और भारत से ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। क्यों, वो हम आगे जाकर देखेंगे कि बांग्लादेश के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें। चाइना की अप्रोच की बात करें तो चाइना के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। उनका जो BRI है और उनका कनेक्टिविटी का जो गोल है वो पूरा होता है। पाकिस्तान उनका ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, बांग्लादेश भी उनके BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो चाइना की तो ज़बरदस्त ये एक आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं। और इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि चाइना का जो यूनान प्रोविंस है जहाँ पर ये मीटिंग हुई है, वहाँ से चाइना म्यांमार के ज़रिए बे ऑफ बंगाल में जाना चाहता है, और उससे भी भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भारत की ईस्टर्न साइड पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ सकती है। और मोहम्मद यूनुस ने भी ऑलरेडी इनवाइट कर दिया वह चाइना को। और इसलिए रखाइन कॉरिडोर की क्या इंपॉर्टेंस है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्यों वो बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात में एक की कॉरिडोर का किरदार अदा करता है। और वहाँ पर जितनी इंसर्जेंसी है, जितनी मिलिटेंसी है, वो चाइना के एम्बिशंस के लिए एक चैलेंज है। इसके अलावा चाइना दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलिट्री इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही ये अलायंस चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी रखता है, क्योंकि इससे भारत चेक में रहेगा। भारत जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले रहा है वेस्ट से, अमेरिका से, चाइना डेफिनेटली उस पर गहरी नज़र रखता है। तो इस अलायंस से भारत के जो एंटी चाइना एम्बिशंस हैं वो बहुत हद तक अंडरमाइन हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ चाइना के लिए ज़रूरी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और काफ़ी सिमिलर ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का भी है कि इससे भारत काफ़ी हद तक अंडरमाइन होगा। और भारत के मीडिया की भी बात करें, उन्होंने भी इस अलायंस को बड़े ही कॉशियस तरीके से देखा है। वो इसको सिक्योरिटी टर्म्स में देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने ज़्यादा बात की है इकॉनमी की और पीपल टू पीपल कनेक्शन की, और दूसरे सिविलियन शोबों में ताउन बढ़ाने की। उसमें कोई ख़ास मिलिट्री ताउन बढ़ाने की बात नहीं हुई। लेकिन भारत की बात करें तो उन्होंने तो हमेशा उसको सिक्योरिटी एंगल से ही देखना है, और वो देख भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रेजेंस बांग्लादेश में हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। उनका ये ख्याल है कि जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तो ISI की प्रेजेंस ने भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी वहाँ पर मिलिटेंसी को फ़रोग दिया था। और अब भारत के लिए ये एक नाइटमेयर सिचुएशन होगी कि ISI या पाक आर्मी की प्रेजेंस हो बांग्लादेश में। और अभी हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। जॉइंट ट्रेनिंग सेशंस और ट्रूप्स को ट्रेन करने की भी बात हो रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान के वफ्द भी जा रहे हैं बांग्लादेश में, और फ्यूचर में भी
इसी तरह के प्लान्स हैं। और जब ऐसी खबरें आती हैं कि चाइना भी वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है तो भारत के कान मज़ीद खड़े हो जाते हैं। भारत को यहाँ पर यही डर है कि ये जो एक ग्रुपिंग बन रही है ये कहीं एक अलायंस में तब्दील ना हो जाए और ऐसा ब्लॉक ना बन जाए जो कि एंटी इंडिया हो, जिसकी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं भारत के खिलाफ। और अगर ये तीनों ममालिक ब्रॉडर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डिफेंस डायलॉग्स की बात करते हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पर इकट्ठे हो जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलते हैं, तो ये टोटली भारत के खिलाफ जाएगी चीज़। अब यहाँ पर बांग्लादेश के इस अलाइनमेंट के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम देखते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त बात करें तो एक अबूरी सेटअप है और बांग्लादेश की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शंस हो जाएं ताकि जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं, जो बड़े बड़े फैसले हैं, वो एक इलेक्टेड हुकूमत करे, ना कि मोहम्मद यूनुस की हुकूमत जो इलेक्टेड नहीं है लेकिन अवाम के ही एक बहुत बड़े सेगमेंट ने उनको नॉमिनेट किया था। और इसी तरह उनकी आर्मी की भी बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर है, इसको हमने इस वीडियो में देखा था कि वो भी बड़े बड़े डिसीजंस एक पॉलिटिकल हुकूमत के ज़रिए ही करवाना चाहते हैं। और इस हवाले से कुछ इख्तलाफात की खबरें आई थी जिसको मोहम्मद यूनुस ने रिजेक्ट कर दिया था। अब बांग्लादेशी लोगों की बात करें ना, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है सोशल मीडिया पर और जितनी रिपोर्ट्स देखी हैं, इस वक्त बांग्लादेश की यूथ मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को प्रोलॉन्ग देखना चाहती है, यानी थोड़ा लंबा अरसा चले। वैसे तो बात हो रही है कि 2026 में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन उनको मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत पसंद है। वो ये कहते हैं कि इलेक्टेड नहीं भी हैं लेकिन वो एक किस्म के इनकलाब के नतीजे में इनके मुल्क के लीडर बने हैं, लिहाजा इनको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि वो मुल्क की ज़रा भागदौड़ संभालें, मुल्क को ज़रा सेट कर लें, जिसे कहते हैं ना सीधा पतरा कर लें, उसके बाद इलेक्शंस करवाएं। और लोग बिल्कुल साउथ एशियन लोगों की तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत से तंग आ चुके हैं। जब वो डिमांड करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए तो लोगों को और गुस्सा चढ़ता है कि ये तो अपनी सियासत चमका रहे हैं। बांग्लादेश की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद यूनुस को थोड़ा सा टाइम मिले। और इनकी फेवर में एक आर्गूमेंट में ये भी पढ़ा था कि जिस तरह ईरान में इनकलाब आया था, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उन्होंने ईरान की सारी फाउंडेशन सेट की थी। तो मोहम्मद यूनुस का वो वाला किरदार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक कुछ चीज़ों को तरतीब में होने दिया जाए, उसके बाद इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए। जबकि दूसरा आर्गुमेंट भी बड़ा स्ट्रांग है कि जो हमने बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, जो टफ डिसीजंस लेने हैं, वो एक इलेक्टेड हुकूमत ही लेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल बांग्लादेश एक जमहूरी मुल्क है। लेकिन जो जमहूरी सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने हाल क्या किया है बांग्लादेश का लोगों का ये भी आर्गूमेंट है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वहाँ की जो यूथ है वो मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो ये कहते हैं कि इनको थोड़ा अरसा गुजारने दिया जाए। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये सामने आ रहा है कि ये जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म की बात हो रही है, बांग्लादेश में कुछ हलके इस हवाले से काफ़ी कॉशियस भी हैं कि क्या एक अनइलेक्टेड हुकूमत इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है, इतने बड़े अलायंस में जा सकती है। इसलिए अभी इन तीनों ममालिक की जो बातचीत हुई है वो अलायंस में कन्वर्ट नहीं हुई, अभी एक जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनाया है और जॉइंट वर्किंग ग्रुप के हवाले से भी बहस जारी है और उसमें बांग्लादेश ने अभी मजीद सोचने का टाइम लिया है। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक हलकों के मुताबिक इस वक्त बिल्कुल लॉजिकल है कि हम पाकिस्तान और चाइना के करीब हों, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम इन दोनों ममालिक से ताल्लुकात बेहतर ना करें। लेकिन एक डर ये भी है बांग्लादेश में कि अगर पाकिस्तान और चाइना से ताल्लुकात बेहतर करें तो कहीं हम इस चक्कर में भारत को कम्प्लीटली एलियनेट ना कर दें, क्योंकि भारत भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा हमसाया है। आफ्टर ऑल उनकी जो सरहदें हैं वो भारत से लगती हैं और पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए भी भारत की पूरी साहिली पट्टी से गुजरना पड़ता है, उसके करीब करीब से एक बहुत लंबा रूट तय करना पड़ता है। जब कराची से शिप्स निकलती हैं ढाका के लिए, तो नेचुरली इंडिया इनका एक नेबर है और आइडियल सिचुएशन में इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इसमें बहुत सी अब आइडियोलॉजी का भी चक्कर आ गया है, बहुत से स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स हैं। बांग्लादेश के लोग तंग हैं कि जिस तरह भारत ने इनको डिक्टेट किया कई सालों में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो अब डिक्टेशन नहीं चाहते। वो ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच है कि पाकिस्तान से किस हद तक ताल्लुकात कायम करने हैं कि भारत एलियनेट ना हो जाए। लेकिन ये भी क्लियर ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश में एक ये भी थिंकिंग है कि हिस्टोरिकली हमने किसी ग्रुप को या किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए जिसमें हम सबसे बनाकर रखें और किसी को एलियनेट ना करें। और भारत चूंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा हमसाया है, भारत को एलियनेट करना बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिकली नुकसानदेह साबित हो सकता है फ्यूचर में।
इसलिए पाकिस्तान और चाइना के साथ एक अलायंस में शामिल होना, इसमें बांग्लादेश के अंदर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हिस्टोरिकली भी उन्होंने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। वो भारत के तो ज़रूर करीब हुए थे शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में, लेकिन इंटरनेशनली किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बने। और अभी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत की भी बात करें तो वो चाइना के साथ भी बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और अमेरिका के साथ भी। और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो खुद भारत है। भारत का अपना एटीट्यूड है, भारत का अपना मीडिया और इनके बयानात, जिस पर मोहम्मद यूनुस ने फ्रस्ट्रेट होकर एक ट्वीट की थी, पूरी स्टेटमेंट जारी की थी कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के हवाले से झूठ पर झूठ फैला रहा है। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कितना वो तंग आए हुए हैं भारत के रवैये से। भारत खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ियां मार रहा है। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्ट गया, लेकिन भारत मूव ऑन नहीं कर पा रहा। भारत में अगर अक्लमंद लोगों की हुकूमत होती तो वो बांग्लादेश से जाकर इंगेजमेंट करते, और उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बांग्लादेश को बड़ी बड़ी ऑफर्स करें और पाकिस्तान से दूर कर दें। लेकिन इस वक्त भारत में जिंगोइज्म का जो माहौल है, जो चेस्ट थम्पिंग है और वॉर मॉन्गरिंग है, उसके नतीजे में इन्होंने अपने सारे ही हमसायों को एलियनेट कर लिया और बांग्लादेश भी उसी में शामिल है। और बांग्लादेश के लोग इंडिया आउट की कैंपेन चलाते हैं कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, वो इसी रवैये की वजह से। और बांग्लादेशी रवैयों के मामले में बड़े सीरियस हो जाते हैं, और वो हम पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जिस तरह उन्होंने हमें अपनी ज़मीन से निकाल दिया, अब वो भारत को निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात हमें कबूल नहीं है, क्योंकि भारत भी कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ही नेगेटिव रवैया है। प्रोपेगेंडा की भरमार है और एंटी बांग्लादेश न्यूज़ भारतीय मीडिया पर भरी पड़ी हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अब ये करीब हो रहे हैं पाकिस्तान के। चाइना के साथ तो थे ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ जो इनके बेहतर ताल्लुकात अब हो रहे हैं, ये एक नई चीज़ है। और इसके ऊपर नई चीज़ ये जो अब एक अलायंस की बात हो रही है, जो कि भारत के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन होगी। लेकिन जिस तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को कोई डिसीजन लेना होगा कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं या पाकिस्तान और चाइना के साथ कोई अलायंस टाइप चीज़ बनानी है। अलायंस बनाना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन जो जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म है उसको किस तरह ये मेंटेन रखते हैं वो देखने वाली चीज़ होगी। और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत से फ़वाइद हैं, भारत के लिए इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और चाइना के लिए भी विन विन कोऑपरेशन है। पाकिस्तान को यहाँ पर चाहिए कि बांग्लादेश के साथ अपनी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को जारी रखे और भारत के शर से बचाए बांग्लादेश को। पाकिस्तान को चाहिए कि हर तरह की डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनके साथ ट्रेड कोऑपरेशन में इजाफा करे और चाइना के साथ मिलकर एक नई इक्वेशन बनाए जो कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के मफाद में हो और भारत के नेगेटिव प्रोपेगेंडा को टोटली काउंटर कर दे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन तीनों ममालिक का जो जॉइंट कोऑपरेशन मैकेनिज्म है ये मेंटेन रहेगा? क्या ये अलायंस की शक्ल इख्तियार कर सकता है, या आपके ख्याल में भारत की हाइब्रिड वॉरफेयर एक बार फिर बांग्लादेश में हालात को ख़राब कर देगी? नेगेटिव पॉलिटिक्स और इंटरवेंशन एक बार फिर बांग्लादेश को भारत की तरफ जाने पर मजबूर कर देगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।